हाँ तो विद्यार्थियों, अपनी जो क्लास चल रही थी, कल अपन ने भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ा था। अब हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आगे की जानकारी हम आपको देते हैं। कल का मैं आपको एक बार रिपीट करवा देता हूं कि हमने कल भाषा के बारे में पढ़ा था, अर्थात क्या पढ़ा था, भाषा के बारे में। तो भाषा क्या है, अभिव्यक्ति का क्या है, माध्यम है। अर्थात भाषा क्या है, अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है जिससे हम विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। अर्थात जिससे विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है जिससे विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। फिर हमने भाषा की क्या पढ़ी थी, इकाइयां पढ़ी थी। अर्थात भाषा की क्या पढ़ी थी, इकाइयां पढ़ी थी। भाषा की इकाइयां, तो भाषा की इकाइयां मैं आपको बता रहा हूं कि हमने पढ़ी थी ध्वनि, ध्वनि के बाद पढ़ा था वर्ण, वर्ण के बाद पढ़ा था शब्द, और शब्द के बाद पद, और पद के बाद वाक्य। तो ये भाषा की क्या थी, इकाइयां थी। फिर हमने अन्य भाषाओं में पढ़ा था कि वह अन्य भाषाएं और कौन सी इससे संबंधित होती हैं। तो उनमें हमने पढ़ा था बोली, जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। विभाषा वह बोली जिसमें साहित्य लेखन किया जाता है। मातृभाषा, जिसमें माँ परिवार द्वारा बोली जाने वाली भाषा। और मानक, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध भाषा, अर्थात व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध भाषा। तो ये हमने कल पढ़ लिया था। अब आज की क्लास रहेगी हमारी, वो रहेगी व्याकरण से संबंधित। अर्थात व्याकरण क्या है, तो मैं आपको बता दूं व्याकरण क्या है। तो व्याकरण किसी भी, ठीक है ना, पद का विश्लेषण करना व्याकरण कहता है। अर्थात क्या कहलाना, विश्लेषण करना, विश्लेषण करना व्याकरण कहलाता है। किसी भी शब्द का मानक रूप प्राप्त करवाना या मानक रूप देना व्याकरण कहलाता है। तो यानी व्याकरण का शाब्दिक अर्थ विश्लेषण करना होता है। ये हुआ, क्या हुआ, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विश्लेषण करना होता है। इसकी जो परिभाषा होगी, अर्थात परिभाषा जो होगी, व्याकरण की जो परिभाषा बनेगी वो क्या बनेगी साहब, व्याकरण की परिभाषा बनेगी कि किसी भाषा को, किसी भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध बोलना व लिखना, लिखना जो सिखाता है उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। अर्थात किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, हम शुद्ध बोलते हैं और लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं साहब, व्याकरण कहते हैं। शुद्ध बोलना और क्या करना, लिखना, अर्थात शुद्ध बोलना और लिखना जो सिखाता है उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो ये आपकी परिभाषा बन गई कि किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, अर्थात किसी भाषा को क्या करना, शुद्ध बोलना, किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना जो सिखाता है, शुद्ध बोलना व लिखना जो सिखाता है उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो हमने ये पढ़ा। अब व्याकरण, भाषा को शुद्ध बोलना, या आपसे पूछा जाए भाषा का मानक रूप किससे प्राप्त किया जाता है, तो उसे भी क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो किसी भी भाषा का शुद्ध बोलना, मानक रूप प्राप्त करवाना या उससे संबंधित सारी जानकारियां जो देना, वो भाषा, यानी हम ग्रामेटिकल एरर जिससे पढ़ते हैं, पहचानते हैं, वो हमारी व्याकरण होती है। तो किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना वो सिखाता है, वो कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। अब व्याकरण की जो इकाइयां आती हैं, या व्याकरण की, व्याकरण के जो अंग होते हैं, अर्थात व्याकरण के अंग, तो व्याकरण के अंग कितने होते हैं, चार होते हैं। व्याकरण के चार अंग होते हैं। कौन कौन सा है, पहला है यानी वर्ण विचार, पहला है वर्ण विचार, वर्ण विचार, पहला है वर्ण विचार। दूसरा है शब्द विचार, शब्द विचार। तीसरा है क्या है, तीसरा है पद विचार, पद विचार। और चौथा है आपको क्या, वाक्य विचार, अर्थात वाक्य विचार। तो यानी व्याकरण के कितने अंग होते हैं, चार अंग होते हैं। व्याकरण के चार अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। जिसमें वर्णों की जानकारी, वर्णों का वर्गीकरण, वर्णमाला में वर्णों की संख्या, स्वर व्यंजनों का वर्गीकरण वह बताया जाता है, वो तो क्या कहलाता है साहब, वर्ण विचार कहलाता है। अर्थात वर्ण से संबंधित जो जानकारी दी जाती है या वर्णों की जो जानकारी दी जाती है वो क्या कहलाता है, वर्ण विचार कहलाता है। शब्द के भेद, शब्द के रूप यानी शब्द भेद आदि की जो जानकारी देता है, आदि की जो जानकारी देता है वो क्या कहलाता है, शब्द विचार कहलाता है। पद के बारे में कि पद का परिचय, पद की जानकारी जो भी देना वो पद विचार कहलाता है। और वाक्य यानी वाक्य के भेद,
वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार आदि समस्त जानकारियां देना वाक्य विचार कहलाता है। तो हमने पढ़ा व्याकरण, अर्थात व्याकरण वह है जो किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना जो सिखाता है, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 4 अंग होते हैं। ये आपसे बोर्ड में पूछा गया है कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं, तो 4 अंग होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। इसी में अगला जो चैप्टर इसमें जुड़ता है, यानी अगला बिंदु हमारा जो बनता है वो बनता है क्या? यानी लिपि। कि लिपि क्या लिपि, तो लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा को, भाई लिपि का शाब्दिक जो अर्थ होता है, लिपि का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है बनावट, बनावट या लिखावट। बनावट कह लो या लिखावट कह लो। तो किसी भी भाषा की बनावट या लिखावट क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। तो इसकी परिभाषा बनेगी, भाषा को, भाषा को लिखने के लिए, भाषा को लिखने के लिए, भाषा को लिखने के लिए जिन संकेत या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए जिन संकेत या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो भाषा को लिखने और लिखने के लिए जिन चिन्ह और संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। लिपि का शाब्दिक अर्थ बनावट या लिखावट होता है। हमारी जो हिंदी की जो लिपि है, अर्थात हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी है। अर्थात हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अर्थात देवनागरी लिपि की उत्पत्ति आपसे पूछी जाए तो ब्राह्मी लिपि से मानी गई है। अर्थात ब्राह्मी लिपि से देवनागरी की उत्पत्ति मानी गई है। तो व्याकरण और लिपि के बारे में मैंने आपको सामान्य जानकारी दी। अब इसकी लिखावट, यानी हमको उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखना है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं आगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको व्याकरण का शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं कि व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विश्लेषण करना। अर्थात व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना, जो भाषा का विश्लेषण कर रचना को स्पष्ट करता है। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भी भाषा का विश्लेषण करता है, उसका शुद्ध बोलने और लिखने का नियमों का ज्ञान कराता है। तो व्याकरण की परिभाषा यदि आपसे पूछी जाए तो वो दी जाएगी, वह शास्त्र, अर्थात व्याकरण की परिभाषा है वह शास्त्र जो हमें भाषा के शुद्ध रूप से लिखने और बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। अर्थात शुद्ध लिखने और शुद्ध बोलने के नियमों का जो ज्ञान कराता है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो वह शास्त्र जो हमें किसी भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है। दूसरी परिभाषा मैं आपको बता दूं, दूसरी परिभाषा है वो है साहब, तो देखिए, जिस शास्त्र से शब्दों के शुद्ध रूप का प्रयोग के नियमों का निरूपण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। अर्थात जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण किया जाता है उसे व्याकरण कहा जाता है। तो व्याकरण की परिभाषा आपके समझ में आ गई कि किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना जो सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं। आगे, व्याकरण के अंग कैसे लिखने हैं? मैंने आपको बताया था कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। व्याकरण के 4 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। जिसमें वर्णों की जानकारी दी जाती है वो वर्ण विचार हो जाता है, जिसमें शब्द की जानकारी दी जाती है शब्द विचार हो जाता है, जिसमें पद की जानकारी दी जाती है पद विचार हो जाता है, और वाक्य की जो जानकारी दी जाती है उसे वाक्य विचार कहते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा बनता है वो बनता है लिपि। तो लिपि जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लिखावट या बनावट। अर्थात लिपि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो लिखावट या बनावट होता है। परिभाषा देखिए, लिपि की परिभाषा है, भाषा को लिखने के लिए, अर्थात भाषा को लिखने के लिए जिन संकेत या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। अर्थात किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन संकेत या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी है। अर्थात हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी। अब देवनागरी लिपि से संबंधित हमें प्रश्न आते हैं तो उसमें रिक्त स्थान में कुछ पूछ लिया जाए, उसकी विशेषताओं की जानकारी ले ली जाए, तो मैं आपको उनकी विशेषताओं के बारे में बता देता हूं कि उसकी विशेषता क्या है। अर्थात देवनागरी लिपि की प्रमुख जो विशेषताएं हैं, यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। अर्थात बाएं से दाएं का मतलब होता है, यानी बोर्ड पर इधर से प्रारंभ होती है और इधर की ओर बढ़ाते हुए
इधर की ओर लिखी जाती है, अर्थात बाएं से इधर बायां है, इधर दायां है, तो यानी बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, अर्थात आगे से पीछे की ओर लिखी जाती है। तो इसे क्या है, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि आपसे पूछ लिया जाए किस क्रम में लिखी जाती है, तो बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में सिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। किसी के समझ में नहीं आया सर सिरोरेखा किसे कहते हैं, जैसे मैंने लिखा कमल, कमल, और इस पर जब ये लाइन खींची है इसको कहते हैं सिरोरेखा, अर्थात ऊपर जो रेखा खींचना क्या कहलाता है, सिरोरेखा कहलाता है। तो सिरोरेखा, इसमें सिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है किसमें, देवनागरी लिपि में। संपूर्ण लिपि समूह को स्वर व व्यंजनों में विभक्त किया जाता है, अर्थात हमारे यहाँ जो हिंदी की जो वर्णमाला है उसे स्वर और व्यंजनों में क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, अर्थात उसे वर्गीकृत किया गया है। एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण एक स्थान से होता है, अर्थात हमारे, जैसे मैंने आपको बताया भाई के वर्ण का उच्चारण स्थान है वो किससे होगा, कंठ से होगा, अर्थात पूरे के पूरे वर्ग का, वर्ग का मतलब होता है पूरी लाइन का, अर्थात पूरी एक लाइन का उच्चारण एक ही उच्चारण स्थान से होता है। तो ये देवनागरी की विशेषता है कि एक वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण एक ही उच्चारण स्थान से होता है। अनुनासिक अनुनासिक और अनुस्वार ध्वनियों के लिए पृथक से चिन्ह बनाए गए हैं। भाई हमारे यहाँ अनुनासिक के लिए अनुस्वार बनाया गया है, अनुस्वार के लिए क्या बनाया गया है, बिंदी बनाई गई है। तो ये क्या है साहब, अनुनासिक और अनुस्वार ध्वनियों के लिए अलग से क्या बनाए गए हैं, चिन्ह बनाए गए हैं, अर्थात पृथक से चिन्ह बनाए गए हैं। तो मैंने आपको देवनागरी की विशेषता बताई थी, पहली विशेषता थी इसे दाएं से बाएं लिखा जाता है, दूसरी है इस पर सिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है, तीसरी है इसमें लिपि समूह में जो वर्ण होते हैं उस वर्णमाला में पूरे स्वर और व्यंजनों में वर्गीकरण किया जाता है, तीसरा है इसमें उच्चारण स्थानों को जो वर्ग होते हैं उनका उच्चारण स्थान एक ही होता है, अर्थात पूरे वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो एक ही समूह से किया जाता है या एक ही उच्चारण स्थान से किया जाता है। अनुनासिक और अनुस्वार के लिए अलग अलग से चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अगली विशेषता है इसमें स्वरों के लिए मात्राएं निश्चित व्यवस्था है, अर्थात स्वरों की जो मात्राएं होती हैं वो निश्चित होती हैं। भाई जैसे आपको इधर की साइड मैंने घुमाया तो इसका पता लग गया आपको देखते ही कि ये ई की मात्रा है, यदि मैं इसी मात्रा को ऐसे घुमा देता तो इससे आपको जानकारी मिल जाती कि ये बड़ी ई की मात्रा है। यदि मैं इस मात्रा को केवल ऐसे छोड़ देता तो ये आपको पता लग जाता कि ये आ की मात्रा है। यदि इस मात्रा को मैं पीछे की साइड घुमा देता तो ये आपको जानकारी मिल जाती कि ये री की मात्रा है। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि भाई इसमें मात्राओं के लिए क्या होता है, निश्चित व्यवस्था होती है, अर्थात प्रत्येक वर्ण की स्वर की जो मात्रा होती है वो निश्चित होती है, कैसे लगनी है उसका निर्धारण पूर्व में किया गया है। तो ये देवनागरी की विशेषता थी कि इसमें स्वरों की मात्राओं का निर्धारण किया जाता है। अब देखिए साहब हमारे यहाँ भाषा है और उन भाषाओं के लिए हमें लिपि पूछी जाती है कि भाई कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है। तो मैं आपको लिखकर बता रहा हूं, सबसे पहले तो आप हिंदी का ध्यान रखें कि हिंदी की कौन सी लिपि है। तो आपको मैं लिख रहा हूं सामने देवनागरी है, अर्थात हिंदी की कौन सी लिपि है, देवनागरी है। कोई कहे सर संस्कृत के पूछ लिया तो संस्कृत की भी कौन सी लिपि है, देवनागरी है, ठीक है साहब। कोई कहे सर पंजाबी की कौन सी लिपि है, तो पंजाबी जो भाषा है उसकी लिपि कौन सी है, गुरुमुखी है, अर्थात कौन सी लिपि है, गुरुमुखी है। कोई कहे सर अंग्रेजी की कौन सी लिपि है, अर्थात अंग्रेजी की जो लिपि है वो कौन सी है, रोमन है, अर्थात कौन सी लिपि है, रोमन लिपि है। कोई कहे सर उर्दू की कौन सी लिपि है, अर्थात उर्दू जो भाषा है उसकी लिपि कौन सी है, तो कोई कहे सर उर्दू की है फारसी लिपि है। अब कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनको आपको मिलाकर देगा, वो मिलाकर जैसे लिख दिया नेपाली, ठीक है ना, कोंकणी, नेपाली, कोंकणी, मराठी, ये पहले पूछा हुआ है भाषा की लिपि, अर्थात नेपाली, कोंकणी और मराठी भाषा की लिपि कौन सी है, तो आपको आंसर दे देना है इनकी भी लिपि कौन सी है, देवनागरी है, अर्थात इनकी भी लिपि क्या है, देवनागरी है। चाहे वो आपसे नेपाली की पूछे, चाहे वो आपसे कोंकणी की पूछे, चाहे वो आपसे मराठी भाषा की पूछे, तो इन तीनों की ही लिपि कौन सी है साहब, देवनागरी है। तो अब आपको याद हो जाएगा कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है।
संस्कृत भाषा की लिपि है वो भी देवनागरी है। पंजाबी भाषा की लिपि है वो गुरुमुखी है। अंग्रेजी भाषा को किस में लिखा जाता है? रोमन में लिखा जाता है। उर्दू भाषा को किस में लिखा जाता है? फारसी लिपि में लिखा जाता है। कोंकणी, मराठी और नेपाली भाषा को किस में लिखा जाता है? देवनागरी में लिखा जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए हिंदी की सूत्र भाषा, अर्थात हिंदी की सूत्र भाषा कौन सी है? अर्थात हिंदी की सूत्र भाषा कौन सी है? तो आपको आंसर में लिख देना है क्या है? हिंदी की जो सूत्र भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत है। अर्थात हिंदी की जो सूत्र भाषा है वो संस्कृत है। अर्थात हिंदी कहाँ से जन्मी है? अर्थात संस्कृत से जन्मी है, तो हिंदी की जो सूत्र भाषा है वो संस्कृत है। तो ये आपका भाषा, व्याकरण और लिपि से संबंधित जो चैप्टर थे, मैंने आपको बताया था कि भाषा से संबंधित एक प्रश्न वैकल्पिक दिया जाएगा, ठीक है, वैकल्पिक दिया जाएगा और एक रिक्त स्थान में दिया जाएगा, एक रिक्त स्थान में दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि वैकल्पिक प्रश्न के लिए भी आपको तैयार होकर जाना है और रिक्त स्थान के लिए भी आपको तैयार होकर जाना है। भाई वैकल्पिक और रिक्त स्थान दोनों प्रश्नों के लिए आपको तैयारी रखनी है। भाई भाषा से, व्याकरण से संबंधित तो अपना पहला चैप्टर ये 2 अंक का है और 2 अंक में आपसे एक प्रश्न यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, तो दूसरा प्रश्न आपको रिक्त स्थान में पूछा जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये 2 नंबर का चैप्टर था, ये आपका कंप्लीट होता है। मैंने आपको इसको लिखने का तरीका बता दिया, पीपीटी पर समझा दिया। आपको कोई भी डाउट रहता है तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासों में आप संपर्क कर सकते हैं। आगे आपको सारी क्लासें इसी तरीके से, सारी ग्रामर की क्लासें यानी व्याकरण से संबंधित सारी जानकारी, अलंकार और शब्द शक्ति, इन सब की आपको इसी तरीके से रिकॉर्डेड क्लास सभी अपने यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहेगी। डीएस साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और उसका फायदा उठाएं, जिससे कि हम अच्छे अंकों को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।